नमस्ते। आज हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। मंगल इलेक्ट्रिकल का आईपीओ आया है और हमारे पास इससे जुड़े कुछ जरूरी पेपर्स हैं। तो आज इसी पर गहराई से बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये आईपीओ 20 अगस्त को खुला था और आज 22 अगस्त अप्लाई करने का आखिरी दिन है। सही कहा। और जो जानकारी है उसके हिसाब से करीब 400 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान है। खबरें तो यही है कि रिस्पांस काफी अच्छा मिला है निवेशकों से। आज आखिरी दिन है तो जाहिर है थोड़ी हलचल ज्यादा होगी। बिल्कुल। तो आज हम यही समझेंगे कि इन पेपर्स में क्या है, मंगल इलेक्ट्रिकल आईपीओ की खास बातें क्या हैं, कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल्स कैसे हैं और बाजार में क्या माहौल है इसको लेकर। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, इसमें कई चीजें हैं देखने वाली, पूरी पिक्चर समझने के लिए। तो सबसे पहले आईपीओ का स्ट्रक्चर कैसा है। जानकारी कहती है कि यह एक बुक बिल्डिंग आईपीओ है। प्राइस बैंड 533 से 561 रुपए प्रति शेयर है। मतलब निवेशक इसी रेंज में बोली लगा सकते हैं और एक लॉट में 26 शेयर हैं। हाँ, ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस आजकल काफी स्टैंडर्ड है। इससे कंपनी को डिमांड का अंदाजा लग जाता है और फिर फाइनल प्राइस तय होता है बैंड के अंदर ही। अच्छा। ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब एक फिक्स्ड प्राइस रखने से बेहतर। और हाँ, ये भी जरूरी है कि लिस्टिंग बीएससी और एनएससी दोनों मेन एक्सचेंजों पर होगी, तो खरीदना बेचना आसान रहेगा। सही। तो कीमत में मार्केट डिमांड का रोल रहेगा। अच्छा, कुल कितने शेयर आ रहे हैं? आपने बताया 400 करोड़ का टारगेट है। हाँ, करीब 71.3 लाख शेयर हैं इशू में। टोटल 400 करोड़ के आसपास जुटाने का इरादा है और फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है। ये तो हुई बेसिक बातें। ठीक है, अब ये शेयर मिलेंगे किसको? मतलब कोटा क्या है अलग अलग इन्वेस्टर्स के लिए? हाँ, ये जानना इंटरेस्टिंग होता है। तो देखो, पेपर्स के हिसाब से 50% हिस्सा QIBs के लिए है, मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। बड़े प्लेयर्स जैसे म्यूचुअल फंड्स। हाँ, बिल्कुल। म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियां, FIIs वगैरह। ये लोग आमतौर पर लंबा सोचते हैं, काफी एनालिसिस के बाद पैसा लगाते हैं। आधा हिस्सा इनके लिए, बाकी 50% में से 35% है NIIs के लिए, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। यानी HNI, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। हाँ, वही अमीर निवेशक जो रिटेल से ज्यादा लगाते हैं पर QIB जितने बड़े भी नहीं। और बचा हुआ 15% हिस्सा हम आप जैसे रिटेल निवेशकों के लिए है। तो 50% QIB, 35% NII और 15% रिटेल। ये अनुपात नॉर्मल है, क्या लगता है? हाँ, ये काफी हद तक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड जैसा ही है, खासकर ऐसी कंपनी के लिए जो ग्रोथ के लिए पैसे उठा रही हो। 50% QIB कोटा दिखाता है कि कंपनी बड़े इंस्टीट्यूशंस का भरोसा चाहती है, जिससे थोड़ी स्टेबिलिटी आती है। सही। और NII और रिटेल को मिलाकर 50% रखने से ये भी पक्का होता है कि आम लोग और HNIs भी कंपनी की ग्रोथ में हिस्सा ले सकें। तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। ठीक है, ये एलोकेशन स्ट्रैटेजी समझ आती है। अब आते हैं सबसे मजेदार बात पर, सब्सक्रिप्शन। आज लास्ट डे है, तो अभी तक क्या हाल है? हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा गर्म है। जो ताज़ा आंकड़े पता चले हैं उनके हिसाब से आज दोपहर तक ये आईपीओ कुल मिलाकर 3.88 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। 3.88 गुना? हाँ, मतलब जितने शेयर ऑफर किए थे उससे करीब 3.25 गुना ज्यादा के लिए एप्लीकेशन आ चुकी हैं। ये तो काफी सॉलिड लग रहा है सुनने में। इसको थोड़ा और ब्रेक डाउन कर सकते हैं? मतलब अलग अलग कैटेगरी में कैसा रिस्पॉन्स है? बिल्कुल। अगर कैटेगरी वाइज देखें तो रिटेल निवेशकों ने अपने हिस्से का 3.48 गुना सब्सक्राइब किया है। अच्छा। मतलब छोटे निवेशकों में अच्छा खासा उत्साह है। और NIHNI कैटेगरी वो तो और भी आगे है। उन्होंने अपने कोटे का 9.34 गुना भर दिया है। 9 गुना से ज्यादा? ये तो जबरदस्त डिमांड है। हाँ, बहुत जबरदस्त। लेकिन एक पेंच है। QIB कैटेगरी में, मतलब बड़े इंस्टीट्यूशंस की तरफ से सब्सक्रिप्शन सिर्फ 0.50 गुना है। आधा ही? अरे, ये क्या बात हुई? एक तरफ रिटेल और HNI टूट पड़े हैं और दूसरी तरफ QIB ठंडे। इसका क्या मतलब समझें? ये वाकई गौर करने वाली बात है। रिटेल और NII का इतना हाई सब्सक्रिप्शन दिखाता है कि मार्केट में इसकी बज़ है। लोग लिस्टिंग गेन की उम्मीद कर रहे हैं शायद। उन्हें कंपनी की ग्रोथ स्टोरी अच्छी लग रही होगी। दूसरी तरफ QIB का कम सब्सक्रिप्शन। इसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो अक्सर ऐसा होता है कि QIBs बिल्कुल आखिरी दिन बल्कि आखिरी कुछ घंटों में पैसा डालते हैं, तो हो सकता है ये आंकड़ा शाम तक एकदम बदल जाए। और अगर नहीं बदला तो ये भी हो सकता है कि बड़े निवेशक वैल्यूएशन को लेकर थोड़े कॉशियस हो, या शायद सेक्टर को लेकर या कंपनी के कर्ज के लेवल पर उनका अपना कोई एनालिसिस हो। ये भी होता है कि वो किसी बड़े एंकर इन्वेस्टर का वेट करते हैं। पर इन सब के बावजूद ओवरऑल 3.88 गुना सब्सक्रिप्शन और खासकर NII का जो क्रेज है वो एक मजबूत संकेत तो है ही।
सही। पेपर्स में भी यही इशारा है कि इतने हेल्दी सब्सक्रिप्शन से लिस्टिंग पर प्रीमियम मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। और इसी उम्मीद से जुड़ा है ये ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी। आजकल आईपीओ आता है तो जीएमपी की बात जरूर होती है। लेटेस्ट क्या खबर है जीएमपी पर? हाँ, जीएमपी मतलब एक तरह का कच्चा पक्का अनुमान कि लिस्टिंग कहाँ हो सकती है। तो आज का जो जीएमपी सुनने में आ रहा है वो करीब 27 रुपए प्रति शेयर के आसपास है। 27 रुपए? तो इशू प्राइस के अपर बैंड 561 रुपए के हिसाब से ये कितना प्रीमियम हुआ? अगर 561 रुपए पर देखें तो 27 रुपए का जीएमपी बनता है करीब 4.81% का प्रीमियम। लगभग 5%। हाँ, मतलब ग्रे मार्केट में ये उम्मीद है कि शेयर शायद 588 रुपए के आसपास लिस्ट हो। 561 जमा 27। पर यह याद रखना बहुत जरूरी है, जीएमपी बस एक इंडिकेशन है, कोई गारंटी नहीं, और ये बहुत तेजी से ऊपर नीचे होता है। हाँ, बिल्कुल। ये बस हवा का रुख बताता है। पर ये 27 रुपए का जीएमपी क्यों चल रहा है? क्या कारण लग रहे हैं? जानकारी तो यही कहती है कि इसके पीछे वही बातें हैं जो हमने अभी डिस्कस की। एक तो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े मजबूत हैं, खासकर एनआईआई और रिटेल का जोश। दूसरा, ओवरऑल शेयर बाजार का मूड भी ठीक-ठाक पॉजिटिव बना हुआ है। और तीसरा, निवेशकों का एटीट्यूड इस आईपीओ के लिए पॉजिटिव दिख रहा है। ये सब मिलके जीएमपी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात, इस पर पूरी तरह डिपेंड नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। तो ये हो गई आईपीओ की टेक्निकलिटीज, सब्सक्रिप्शन और जीएमपी की कहानी। अब जरा कंपनी पर आते हैं। मंगल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड करती क्या है ये कंपनी असल में? बैकग्राउंड क्या है? देखिए, जो पेपर्स हैं उनके मुताबिक मंगल इलेक्ट्रिकल 2008 में शुरू हुई थी, तो कोई एकदम नई कंपनी नहीं है। 1.5 दशक से ज्यादा हो गए स्थापित कंपनी है। अच्छा। इनका मेन काम है पावर सेक्टर के लिए ट्रांसफार्मर बनाना। ये वो बड़ी बड़ी मशीनें होती है ना, जो वोल्टेज को स्टेप अप स्टेप डाउन करती हैं। बिजली को पावर प्लांट से घरों तक, फैक्ट्रियों तक पहुंचाने का जो पूरा सिस्टम है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, उसका बहुत अहम हिस्सा है ये। ओके, तो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्रिटिकल इक्विपमेंट बनाते हैं। इनका बिजनेस कहाँ कहाँ है? सिर्फ इंडिया में? इनकी फैक्ट्रीज तो मेनली राजस्थान में है, लेकिन इनका कारोबार सिर्फ भारत तक ही नहीं है, ये ग्लोबली भी ऑपरेट करते हैं। दुनिया भर की पावर यूटिलिटीज को अपने ट्रांसफार्मर सप्लाई करते हैं, तो पहुंच अच्छी खासी है। और कंपनी की कुछ ताकतों का भी जिक्र है शायद, स्ट्रेंथ्स। हाँ, पेपर्स में कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं, जैसे सीनियर मैनेजमेंट टीम काफी अनुभवी और एक्सपर्ट बताई गई है, जो किसी भी कंपनी के लिए बहुत जरूरी है। और इनका कस्टमर बेस भी काफी बड़ा और फैला हुआ बताया गया है, जिससे बिजनेस में थोड़ी स्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, ये हुई कंपनी की प्रोफाइल। पर किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले सबसे जरूरी है कंपनी के फाइनेंशियल्स देखना। बिल्कुल। माली हालत कैसी है, पिछले कुछ सालों में परफॉर्मेंस कैसी रही है? बिल्कुल, ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है। हमारे पास पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स, जो 31 मार्च 2023, 24 और 25 को खत्म हुए, उनके ऑडिटेड नंबर्स हैं। इनसे कंपनी की कमाई, खर्चे, प्रॉफिट, बैलेंस शीट की हेल्थ, सबका पता चलता है। तो चलिए इन नंबर्स में गोता लगाते हैं। सबसे पहले एसेट्स यानी संपत्ति देखते हैं। क्या कंपनी बड़ी हो रही है? हाँ, आंकड़े तो यही दिखा रहे हैं। 31 मार्च 2023 को कंपनी के टोटल एसेट्स थे 221.26 करोड़ रुपए। ओके। एक साल बाद 31 मार्च 2024 को ये बढ़कर 246.54 करोड़ रुपए हुए। और लेटेस्ट 31 मार्च 2025 को ये पहुंच गए 366.46 करोड़ रुपए पर। अरे वाह, यानी पिछले 2 सालों में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है संपत्ति में, खासकर लास्ट ईयर। हाँ, लास्ट ईयर ग्रोथ तेज रही है। एसेट्स बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है। रेवेन्यू यानी कमाई का क्या हाल है? बिजनेस बढ़ रहा है? रेवेन्यू के आंकड़े भी सेम ट्रेंड दिखा रहे हैं। FY23 जो 31 मार्च 2023 को खत्म हुआ, में रेवेन्यू था 357.81 करोड़ रुपए। अगले साल FY24 में ये बढ़कर हुआ 452.13 करोड़ रुपए। और सबसे ताजा FY25 में रेवेन्यू उछलकर 551.39 करोड़ तक पहुंच गया। क्या बात है। तो आप देख सकती हैं, सेल्स लगातार बढ़ रही है और पिछले साल की ग्रोथ तो काफी तेज है। ये तो बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है। एसेट्स ऊपर, रेवेन्यू ऊपर, लेकिन असली कहानी तो प्रॉफिट में होती है। नेट प्रॉफिट, टैक्स के बाद वाला, उसका क्या सीन है? हाँ, यहीं पर नंबर्स सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और शायद यही वजह है कि रिटेल और एनआईआई में इतना क्रेज है। FY23 में कंपनी का PAT था 24.74 करोड़ रुपए। ठीक है। FY24 में ये थोड़ा गिरा, 20.95 करोड़ रहा। हो सकता है उस साल कॉस्ट बढ़ गई हो या कोई और बात रही हो, लेकिन FY25 में प्रॉफिट ने जबरदस्त छलांग लगाई और सीधे पहुंच गया 47.31 करोड़ पर। अरे वाह, मतलब एक साल में डबल से भी ज्यादा, 21 करोड़ से सीधे 47 करोड़।
ये तो बहुत बड़ा जंप है। क्या पेपर्स में कुछ बताया है कि ऐसा क्यों हुआ? कोई वन टाइम गेन था या ऑपरेशनल इम्प्रूवमेंट है? देखिए, पेपर्स में इस जंप का एकदम सटीक कारण तो नहीं बताया गया है, पर कुछ और नंबर से अंदाजा लगता है। जैसे EBID ए मतलब इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन से पहले की कमाई। हाँ। FY25 में EBITDA रहा 81.84 करोड़ रुपए, जबकि पिछले 2 सालों में ये था 44.42 करोड़ FY23 और 42.63 करोड़ FY24। अच्छा, इबिड्डा भी लगभग डबल हुआ है FY24 से? हाँ, तो EBITDA में इतनी बढ़ोतरी ये इशारा करती है कि ये सिर्फ कोई बाहरी कारण नहीं, बल्कि कंपनी के कोर ऑपरेशंस में भी सुधार हुआ होगा। हो सकता है मार्जिन बेहतर हुए हों, कॉस्ट कंट्रोल अच्छा हुआ हो। तो मतलब ये प्रॉफिट सस्टेनेबल हो सकता है अगर ऑपरेशनल सुधार है तो? संभावना तो है, लेकिन पक्के तौर पे कहना मुश्किल है। एक साल के नंबर्स पर एकदम भरोसा नहीं कर सकते। देखना होगा कि कंपनी आगे ये मार्जिन मेंटेन कर पाती है या नहीं। पर हाँ, FY25 के आंकड़े इंप्रेसिव तो हैं, इसमें कोई शक नहीं। कंपनी की अपनी पूंजी मतलब नेटवर्थ और रिजर्व्स का क्या हाल है? नेटवर्थ भी लगातार बढ़ी है, जो कंपनी की इंटरनल स्ट्रेंथ दिखाता है। 31 मार्च 2023 को नेटवर्थ 93.97 करोड़ थी। 2024 में बढ़कर 114.99 करोड़ रुपए हुई और 2025 में 162.16 करोड़ रुपए पहुंच गई। इसी तरह रिजर्व और सरप्लस भी 2023 के 96.64 करोड़ रुपए से बढ़कर 2025 में 149.12 करोड़ रुपए हो गए हैं। तो कंपनी प्रॉफिट कमाकर अपनी बैलेंस शीट मजबूत कर रही है। ये सब तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू, कर्ज, बोरोइंग की क्या सिचुएशन है? अक्सर तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां कर्ज भी बहुत लेती हैं। आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। आंकड़ों के हिसाब से कंपनी पर टोटल बोरोइंग भी एसेट्स और रेवेन्यू के साथ साथ बढ़ी है। 31 मार्च 2023 को कुल कर्ज था 221.26 करोड़ रुपए, अच्छा। जो 31 मार्च 2025 को बढ़कर हो गया 366.46 करोड़ रुपए। 366 करोड़ का कर्ज, ये तो नेटवर्थ 162 करोड़ से डबल से भी ज्यादा है। ये चिंता की बात नहीं है? देखिए, कर्ज अपने आप में बुरा नहीं होता अगर उसे सही से इस्तेमाल करके कंपनी उसे ज्यादा रिटर्न कमा रही हो। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को, खासकर जो एक्सपैंड कर रही हों, वर्किंग कैपिटल और नए कैपेक्स के लिए कर्ज लेना पड़ता है। वो तो है। लेकिन हाँ, कर्ज का लेवल नेटवर्थ के मुकाबले काफी ज्यादा होना ये एक रिस्क फैक्टर जरूर है। इस पर नजर रखनी होगी। ये देखना होगा कि IPO से जो पैसा आएगा उसका कितना हिस्सा कंपनी कर्ज चुकाने में इस्तेमाल करती है। अक्सर कंपनियां ऐसा करती हैं। IPO ऑब्जेक्टिव्स में ये मेंशन किया होगा। तो अगर हम इन सारे फाइनेंशियल्स का एक निचोड़ निकालें तो क्या तस्वीर बनती है? तस्वीर मिक्स्ड है, लेकिन काफी हद तक पॉजिटिव दिखती है, खासकर रीसेंट परफॉर्मेंस को देखते हुए। कंपनी का साइज, एसेट्स और बिजनेस रेवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। हाँ। हाल के साल FY25 में प्रॉफिट में जबरदस्त उछाल आया है, जो शायद ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट का संकेत है। नेटवर्थ भी बढ़ रही है, लेकिन साथ ही कर्ज का लेवल भी काफी ज्यादा है, जिस पर ध्यान देना होगा। ये आंकड़े बताते हैं कि कंपनी ग्रोथ मोड में है, पर इस ग्रोथ के साथ रिस्क भी है। और हमेशा की तरह पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं होती। बहुत अच्छे से आपने नंबर्स समझाए। तो अब तक हमने IPO डिटेल्स, सब्सक्रिप्शन, GMP, कंपनी का बिजनेस और उसके फाइनेंशियल्स सब समझ लिया। लगता है इन्वेस्टर्स के पास अब डिसीजन लेने के लिए काफी बेस है। पेपर्स ने हमें एक ठीक ठाक ओवरव्यू दे दिया है। एक जानी मानी ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी जिसका कारोबार देश विदेश में है, हाल के फाइनेंशियल्स मजबूत दिख रहे हैं और IPO को मार्केट से, खासकर रिटेल और HNI से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और एक बार जरूरी तारीखें फिर से याद दिला देते हैं। आज 22 अगस्त अप्लाई करने का लास्ट डे। शेयरों का अलॉटमेंट 25 अगस्त को होने की उम्मीद है। जिनको शेयर नहीं मिलेंगे उनका पैसा 26 अगस्त तक वापस आ जाएगा और शेयरों की लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज पर 28 अगस्त 2025 को होगी। बिल्कुल, पर ये डेट्स ध्यान में रखनी है। इस सारी बातचीत और जानकारी को देखने के बाद एक सवाल जहन में आ रहा है, भविष्य को लेकर। ये टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश्ड है, इसकी जरूरत तो रहेगी। हाँ, लेकिन हम सब जानते हैं कि एनर्जी सेक्टर एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड का जोर बढ़ रहा है, ग्रिड्स स्मार्ट हो रहे हैं, एनर्जी स्टोरेज जरूरी होता जा रहा है। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है, और ये इन पेपर से आगे की बात है, कि ये जो एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, ये मंगल इलेक्ट्रिकल जैसी कंपनी के लिए क्या मायने रखता है। क्या इनके ट्रेडिशनल ट्रांसफॉर्मर्स की डिमांड कम होगी,
या फिर रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड से जोड़ने के लिए, स्मार्ट ग्रिड्स के लिए नए ज़्यादा एडवांस टाइप के ट्रांसफॉर्मर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो इनके लिए एक नया मौका बन सकता है। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कंपनी इस बदलाव के लिए कितनी तैयार है, ये वो सवाल है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को सोचना होगा। वाकई ये एक अहम सवाल है कि कंपनी फ्यूचर टेक्नोलॉजी और बदलते एनर्जी लैंडस्केप के साथ कैसे अलाइन करेगी। इस पर सोचना जरूरी है।